तो आज हम एक नई ड्रामा देखने जा रहे हैं जिसका नाम है बोन एपेटिक्स योर मेजेस्टी। तो कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कुछ सिपाही एक लड़की को कैद करके महल में ले जा रहा था और लड़की का नाम है योन जियोंग। उस लड़की का दोनों हाथ बंधा हुआ था। वहाँ पर एक सिपाही महल के दरवाजे पर खड़ा होकर कहता है, महाराज हम शाही रस्सियों से योंग जियोंग को पकड़ के ले आए हैं। तभी उसके बाद महल के दरवाजा खोलता है और महल के अंदर बहुत सारा सिपाही खड़ा हुआ था। इन लोगों के बीच में से ही सिपाही योंग जियोंग को पकड़ के महाराज के पास ले जा रहा था। तभी योंग जियोंग अपने मन ही मन सोचने लगता है, जो आदमी मेरे सामने बैठा हुआ है वो है राजा योनी, जो शियोन का सबसे कठोर शासक, और मुझे जहाँ तक पता है ये खाने का बहुत शौकीन भी है। तभी वहाँ पर सिपाही योंग जियोंग को घुटने पर डाल देता है और कहता है, महाराज आपको इस महिला को कठोर से कठोर सजा देना चाहिए, इसे मौत की सजा देना चाहिए। और वहाँ खड़ा हर एक सिपाही यही कहने लगता है, हाँ महाराज। तभी महाराज अपने सिंहासन से उठ जाता है और धीरे धीरे उस लड़की के पास जाने लगता है और वो लड़की भी महाराज को नीचे आता हुआ देखकर डरने लगता है और सर उठाकर महाराज की तरफ देखने लगता है। तभी महाराज वहाँ पर खड़े सिपाही से कहने लगता है, कल रात इस महिला ने मुझे अजीब किस्म का शाही खाना खिलाकर बहका दिया। तभी महाराज वहाँ खड़ा एक सिपाही से तलवार को निकाल लेता है और कहता है, मैंने फैसला कर लिया, इस लड़की को हम मुख्य रसोइया नियुक्त करते हैं। तभी योंग जियोंग कहता है कि क्या, और वहाँ खड़ा सिपाही भी आपस में डिस्कस करने लगता है कि महाराज ने ये क्या फैसला ले लिया। और महाराज योंग जियोंग को कहने लगता है कि इसका मतलब समझी, आज से तुम हर रोज़ मेरे लिए खाना बनाओ, लेकिन तुमने एक ही खाना 2 बार बनाया या मुझे खाना पसंद नहीं आया तो तुम मौत के लिए तैयार रहना। तभी योंग जियोंग अपने मन ही मन सोचने लगता है, क्या बेकार की बात कही है इसने। मैं पूरी जिंदगी एक मिशेलिन 3 स्टार शेफ बनना चाहती थी, लेकिन बनी क्या, एक तानाशाह की मुख्य रसोइया। तभी वहाँ की राजा कहने लगता है, मंजूर है या फिर अभी मरना चाहोगे। उसके बाद राजा अपनी तलवार को ऊपर उठाता है और जिस रस्सी से योंग जियोंग की दोनों हाथ बंधा हुआ था उस रस्सी को काट देता है। और योंग जियोंग भी मन ही मन सोचने लगता है, एक ना एक दिन ये मुझे मार ही डालेगा, लेकिन मैं भी कभी हार नहीं मानने वाली। और महाराज को कहने लगता है, महाराज आपको खाने से बहकाने की गलती मेरी ही है, मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं करूंगी। और कहता है कि लेकिन आपने जो फैसला लिया है वो एक नाइंसाफी वाला फैसला है, फिर भी मैं अपने आखिरी दम तक अपनी पूरी कोशिश करूंगी। और महाराज भी उस तलवार को सिपाही के हाथ में दे देता है और जाकर फिर से अपने सिंहासन पर बैठ जाता है। तभी हमें उस लड़की को इंट्रोड्यूस किया जाता है और वो कहता है कि मेरा नाम है योन जियोंग और मैं 2025 से आया हूँ। और हमें दिखाया जाता है उसका बैक स्टोरी, वो कैसे वहाँ तक चली गई। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें शेफ का कंपटीशन दिखाया जाता है, फ्रांस का नंबर 1 कुकिंग कंपटीशन, जहाँ पर योंग जियोंग भी भाग लिया था। और हमें बताया जाता है वो कंपटीशन 1 महीना पहले से ही चल रहा था। वहाँ पर 4 शेफ खाना बना रहा था और उन चारों में से एक योंग जियोंग भी था। और हमें बताया जाता है कि इस कंपटीशन की अभी 5 मिनट ही बाकी है। योंग जियोंग को लगता है कि उसका स्टाफ खराब हो गया है और योंग जियोंग कहता है, प्लीज सुनिए, मेरी मदद कीजिए। एक लेफ्री आकर कहता है कि क्या हुआ है। तभी योंग जियोंग कहता है, मुझे लगता है कि मेरा स्टाफ खराब हो गया है। उसके बाद वो लेफ्री योंग जियोंग के स्टाफ चेक करने लगता है। तभी वहाँ पर एक शेफ अपना बेल बजाकर कहता है, मेरा हो चुका। तभी दूसरा शेफ भी अपना बेल बजा देता है। तभी लेफ्री कहता है, अभी बस 4 मिनट ही बाकी है। और लेफ्री कहता है कि 4 मिनट में जो शेफ अपना खाना रेडी नहीं कर पाया वो कंपटीशन से बाहर होगा। तभी योंग जियोंग कोई दूसरा तरीका सोचने लगता है और वो सोचता है कि पुराने ज़माने के लोग अपना खाना कैसे बनाते थे। तभी योंग जियोंग इधर उधर देखने लगता है। वहाँ पे योंग जियोंग को कुछ सूखी घासें मिल जाती है और उस घास को उठाकर लाती है और अपनी कढ़ाई में डाल देता है और वहाँ पर आग लगाकर वो खाना बनाने लगता है। तभी वहाँ पर एक लेफ्री दौड़ता हुआ आता है और योंग जियोंग को कहता है कि मैडम आप ये क्या कर रहे हो, ये अलाउ नहीं है। मैडम आपको पता है ना, बिना परमिशन की चीज़ों को आग लगाना मना है। तभी योंग जियोंग कहता है, अधूरे डिश से बुरा कुछ नहीं होता, क्यों सही कहा ना मैंने, ये कंपटीशन भी तो यही कहता है। अब चलो मुझे मेरा डिश पूरी करने दो। योंग जियोंग उसके बाद सूखी घास पर आग लगाने लगता है और उसके ऊपर एक मीट का टुकड़ा पकाने लगता है। वो सोचता है अभी मीट को तेज आग में ग्रिल करने की ज़रूरत है। मीट तो पूरी तरह से पक चुका है, फिर भी ये स्टेप बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसकी वजह से मीट का स्वाद और खुशबू और भी बढ़ जाएगा। तभी लेफ्री कहता है, अब सिर्फ 2 मिनट बचा है, सारा प्रतियोगी अपना अपना डिश जल्दी से तैयारी करे। योंग जियोंग के अलावा सबका डिश तैयार हो चुका और लेफ्री कहता है, अब सिर्फ 1 मिनट बचा है और समय ख़त्म होते ही सब लोग अपना अपना काम वहीं पे रोक देना। आखिर में बस 5 सेकंड ही बाकी था और सबकी नज़र योंग जियोंग के ही ऊपर था। बस समय भी ख़त्म हुआ और योंग जियोंग की डिश भी पूरा हो गया। उसके बाद लेफ्री कहता है, अब देखा जाएगा इस कंपटीशन का कौन विनर है। लेफ्री आकर पहला शेफ से पूछता है, इस डिश का नाम बताओ। वो शेफ कहता है, इस डिश का नाम है हुंकार बिगंदी। उसके बाद लेफ्री कहता है, मुझे ऐसा लगता है मेजेस्टी को ये डिश ज़्यादा पसंद नहीं आएगा, और कहता है तुमने कुछ ज़्यादा ही मसाला डाल दिया है। उसके बाद लेफ्री दूसरे शेफ के पास जाता है और दूसरा शेफ कहता है,
मेरा डिश का नाम है तारके रुलाद, मारे की पसंदीदा डिश। और लेफ्री उस डिश को सेक करने लगता है। वहाँ पर एक लेफ्री कहता है, हर एक निवाले पर एक नया अनुभव, एक नया जायका है, लेकिन मेरे हिसाब से इस डिश के साथ मीट का ये टुकड़ा ठीक से नहीं बैठ रहा। उसके बाद वो लेफ्री योंग जियोंग के पास आता है और कहता है, वो तुम ही हो ना जिसने नियमों को नजरअंदाज किया था। उसके बाद योंग जियोंग कहता है, यह है वेनेशियन शोटब्रिया और मीट को सूखी घास पर पकाया। इस सॉस को बॉक बुंजो और कोरियन रेयर जिनसिंग से तैयार किया गया है, जो डिश को मीठा और खट्टा स्वाद देता है। और इसके साथ है सोयाबीन की क्यूरी और मिशेट दारू, जो एक कोरियन अनाज पाउडर से बनी टुवेल है। तभी वो लेफ्री कहती है, इनका खुशबू तो बहुत अच्छी है। उसके बाद वो कहता है, लगा नहीं था ये डिश उम्मीद से ज़्यादा अच्छी बनी है। इस डिश को शोसन डायनेस्टी की सदियों पुरानी सूखी घास पर ग्रिल करने की तकनीक से बनाई गई। उसके बाद लेफ्री कहता है, क्या कहा शोसन डायनेस्टी? उसके बाद योंग जियोंग कहता है कि पहले कोरिया को योसन डायनेस्टी कहा जाता था। वहाँ पर एक योनी नाम का राजा रहा करता था, जो बहुत ही जालिम और खाने का शौकीन और ये डिश उनकी पसंदीदा डिश थी। उसके बाद वो दोनों लेफ्री योंग जियोंग की डिश को टेस्ट करता है। वहाँ पर एक लेफ्री कहता है, एक खट्टा मीठा स्वाद इस डिश के साथ बिल्कुल सही है। और दूसरा रेफरी कहता है, सूखी घास पर मीट को ग्रिल करना कोई आसान काम नहीं है, और कहता है कि तुमने उसे बेहतरीन पकाया है, बिल्कुल परफेक्ट। और दोनों लेफरी आपस में कहने लगता है कि वेनेशियन का स्वाद बिल्कुल नहीं आ रहा है। और वहाँ पर जीतने का प्राइस था 1 लाख यूरो। और उसके बाद विजेता का नाम अनाउंस किया जाता है और वहाँ पर विजेता होता है योंग जियोंग। और वहाँ पर खड़ा सभी लोगों के साथ साथ लेफ्री भी योंग जियोंग को बधाई देता है और लेफ्री उसे हैप्पी का रेस्टोरेंट की व्हाट्सएप अनाउंस करता है और योंग जियोंग को 1 लाख यूरो की चेक भी मिल जाती है और सीन शिफ्ट होती है। योंग जियोंग अपने घर आकर वाइन पी रहा था। वो अपनी ट्रॉफी को ही बार बार देखे जा रहा था और वो अपनी ट्रॉफी को देखकर कहता है, कितना सुंदर रात है। इसके बाद वो कहता है कि गुड नाइट और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है और योंग जियोंग अपने डैड से बात कर रहा था। वो अपने डैड को कहता है कि डैड, आपने न्यूज़ देखा, मैं मिशन 3 स्टार शेफ बन गई हूँ और इनाम है 1 लाख यूरो। उसके बाद उसके डैड उससे पूछता है कि अच्छा तुम आज आ रहे हो ना? तभी योंग जियोंग कहता है, हाँ, सामान पैक करके निकल ही रहे हो। उसके बाद उसके डैड उससे कहता है, तुम थोड़ा वहाँ पर आराम करके क्यों नहीं आती? सुना है आज सूर्य ग्रहण भी है। तभी योंग जियोंग अपने डैड को कहता है, तब तो और मजा आएगा, इसी बहाने सूर्य ग्रहण भी देख लूंगी। तभी उसकी डैड उसको कहता है, सुनो, मुझे एक किताब चाहिए, तुम वहाँ से ले आ पाओगे? तभी योंग जियोंग कहता है, कौन सी किताब? उसके डैड कहता है, शोसन डायनेस्टी का ऐतिहासिक दस्तावेज। मैंने कह दिया वो तुम्हारे हॉस्टल में भेज। योंग जियोंग कहता है कि ठीक है डैड, ले आऊंगी और लैंड करते ही मैं आपको कॉल करूंगी। और एक एकर फोन रख देता है और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें फ्लाइट का सीन दिखाया जाता है। और फ्लाइट में योंग जियोंग को सुबह का नाश्ता मिलती है और वो अपने नाश्ते को देखने लगता है। इसके बाद वो कहता है कि ब्रेड बाद में खाऊंगी। और वो अपने पॉकेट से कुछ निकालता है और कहता है, कोरियंस अपने कोसो जोंग के बिना खुश नहीं रह सकते, और एक एकर वो खाने में डालने लगता है। तभी फ्लाइट का कैप्टन फ्लाइट में बैठे हुए लोगों से कहने लगता है, अगर आप लोग खिड़की के बाहर देखें तो खिड़की के बाहर आपको एक बेहद खास नज़ारा देखने को मिलेगा। अभी हमारे विमान से सूर्य ग्रहण का शानदार दृश्य हमारे सामने दिखाई दे रहा है। आसमान में सूर्य ग्रहण का दृश्य देखना एक सौभाग्य माना जाता है और कहता है कि हम आशा करते हैं कि आपकी ये यात्रा अच्छी हो। तभी योंग जियोंग फिर फ्लाइट के बाहर सूरज को देखने लग जाता है और बाकी लोग सूर्य ग्रहण के वहाँ पर फोटो खींचने लगता है। योंग जियोंग के बगल वाले सीट पर जो आदमी बैठा हुआ था, वो आदमी फोटो खींचते खींचते योंग जियोंग के ऊपर चाय का कप गिरा देता है। तभी वो आदमी कहता है, सॉरी मिस, आपके ऊपर चाय गिरी। योंग जियोंग कहता है कि कोई बात नहीं, कभी कभी हो ही जाता है ऐसा। तभी योंग जियोंग अपने बैग में देखता है, जिस बुक को वो अपने डैड के लिए ले आया था, वो बुक तो भीग गई है। तभी वो अपने बैग को जल्दी जल्दी उठाता है और वॉशरूम भागता है और वहाँ पर जाकर वो अपने बुक को खोलकर देखने लगता है और कहने लगता है, अब मैं क्या करूँ, डैड का ऐतिहासिक दस्तावेज भीग गया। और वो अपने रुमाल को निकालता है और उस किताब को साफ करने लगता है और उसके बाद वो उस किताब को देखने लगता है और उस किताब के ऊपर जो नाम लिखा था, उस नाम को वो पढ़ने लगता है और कहता है, मांगुन रॉक। और उस किताब के ऊपर एक लॉकेट लगा हुआ था और वो उस लॉकेट को देखने लगती है और हमें सूर्य ग्रहण दिखाया जाता है। योंग जियोंग उस किताब को खोल के देखने लगता है और वो एक पन्ने को देखकर कहने लगता है कि ये तो रेसिपीज है और ख़ुद को ही कहता है, ये कुकिंग बुक है क्या? तभी वो देखता है उस किताब की एक पन्ना फटा हुआ था और वो बाकी के पन्ना ठीक है या नहीं देखने लगता है और बुक की आखिरी पन्ने को देखने लगता है और कहता है, ये पन्ना तो पूरी तरह से भीग गई है। और वो उस आखिरी पन्ने को पढ़ने लगता है। अब वो पढ़ने लगता है, जब मेरी प्रियतमा किसी दिन इन पंक्तियों को पढ़ेगा तो वो उसी वक्त मेरी बाहों में लौट आएगी। और बुक का जो फ्रंट पेज पर लिखा हुआ था, वो अक्सर चमकने लगता है। तभी योंग जियोंग कहता है कि समझ गई,
ये तो शोषण एरा का रोमांटिक नोवेल है। और उसी वक्त वहाँ का लाइट ऑन ऑफ होने लगता है और पानी भी हिलने लगती है। और योन जियोन सोच रहा था कि ये क्या हो रहा है, और बाहर जाने के दरवाज़ा भी बंद हो चुका था और उस किताब के फ्रंट पेज का अक्षर भी ज़्यादा चमकने लगता है। उसी वक्त योन जियोन दरवाज़ा खटखटा कर चिल्लाने लगता है, बाहर कोई है और दरवाज़ा खोलो और मुझे बचाओ। उसके बाद वो किताब योंग जियोंग को अपने अंदर खींच लेता है, योंग जियोंग को कहीं और टेलीपोर्ट कर देता है और योंग जियोंग को पास्ट में ले जा रहा था। और योंग जियोंग भी बहुत डर गई थी और बहुत चिल्लाने लगता है और उसे एक घने जंगल में ले आता है। लेकिन वो जब आसमान से नीचे गिरती है तभी एक जाल में फंस जाता है और एक पैर में लटक जाता है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें महाराज किंग ली होंग को दिखाया जाता है। वो अपने प्रजा को लेकर हिरन की शिकार के लिए आया था। वो घोड़े पर बैठकर आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसका प्रजा उसके पीछे पीछे ही भाग रहा था। तभी महाराज को एक हिरन दिखती है और वो हिरन जंगल के अंदर घुस जाता है। महाराज भी उस हिरन की पीछा करता है और अपनी तीर कमान निकलकर उस हिरन की तरफ देखने लगता है। और वो अपनी दोनों आंखें बंद करके अपने बचपन के बारे में सोच रहा था। जब वो सोता था तब उसकी माँ को उसके पिताजी ने अपने साम्राज्य से बाहर निकाल दिया था। उसकी माँ ने महाराज को कहा था, महाराज आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? और महाराज कहता है, मुझे इसकी एक भी बात नहीं सुननी, इसे बाहर ले जाओ। तभी वहाँ पर एक सिपाही आता है और किंग ली हुंग को पकड़ लेता है और उसके मुंह पर पकड़ कर कहता है, जूनियर शासक आपको ये सहना ही होगा। और ये बात सोच सोच कर महाराज को गुस्सा आ रहा था और उसे गुस्से में ही उस हिरन को तीर मार देता है और तीर लगते ही उस हिरन की वहाँ पर ही मौत हो जाती है। वहाँ पर एक प्रजा आकर कहता है, सही निशाना लगा है। और महाराज अपने घोड़े से उतरकर उस हिरन के पास जाने लगता है और उस हिरन के पास जाकर महाराज उस हिरन की सर उठाकर अपनी चाकू से उस हिरन की गला काट देता है और उस हिरन के खून छिड़क कर राजा के मुंह पर पड़ जाता है। और उसके बाद महाराज कहता है, राजमंत्री। और राजमंत्री एक रुमाल लेकर महाराज के हाथ में दे देता है और महाराज राजमंत्री से कहता है, सिपाहियों से कहो हिरन को सांगवान लेकर जाए। और राजमंत्री महाराज को कहता है, जैसा आपको ठीक लगे। और महाराज को कहता है कि वैसे थोड़ी देर में अंधेरा होने वाला है, महल लौटना है आज के लिए बेहतर होगा। और कहता है कि मुझे डर है, पिछले बार शिकार के दौरान जो बागी शामू दिखाई दिया वो अब पर दोबारा भी हमला कर सकता है। वहाँ पर एक दूसरा मंत्री कहता है कि महाराज के सामने डरपोकों वाली बातें मत करो। और महाराज कहता है, आप थोड़ा ज्यादा ही टेंशन ले रहे हो। तभी वो राजमंत्री कहता है कि गुस्ताखी के लिए माफ। और महाराज कहता है, आज इतना खास दिन है, आज शिकार तो करना पड़ेगा राजमंत्री। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें महल का सीन दिखाया जाता है। महल में सूर्य ग्रहण के लिए कुछ नियमों का पालन किया जाता था और हमें महल में सिपाहियों को दिखाया जाता है। वहाँ पर एक राजमंत्री सिपाहियों से कह रहा था कि सर नीचे करो, उसके बाद ऊपर करो, उसके बाद नीचे करो। उसके बाद हमें राजमाता को दिखाया जाता है। राजमाता कहता है, महाराज शिकार के लिए गया है, महाराज को रोकना चाहिए था, क्या किसी ने उसको रोका नहीं? और हमें एक दासी को दिखाया जाता है। वो कहता है, मैं क्षमा मांगता हूँ राजमाता, मैं महाराज की सेवा करने में असफल रही। तभी वहाँ पर एक लेडी कहने लगता है कि क्षमा कीजिएगा राजमाता, जब सूर्य ग्रहण के समय महाराज अनुचित कार्य करता है तभी देवता सूर्य ग्रहण के रूप में अपना क्रोध दिखाता है। क्या यह बात महाराज को सच में नहीं पता? तभी राजमाता कहता है, बस करो और एक शब्द नहीं, तुम लोग अभी तक नहीं समझे वास्तव में महाराज कैसा है। तभी वहाँ पर बैठी एक दूसरा लेडी कहने लगती है, शायद इसका कारण यह है चौथी शाही सखी। सुना है कई विद्वान चौथी शाही सखी के विरोध कठोर दंड की मांग कर रहे हैं, विरोध अभी भी जारी है। उसके बाद राजमाता कहता है कि तुम कहना चाहती हो इसलिए महाराज शिकार पर गई है। तभी वो दूसरा लेडी कहती है, चौथी शाही की वजह से हर दिन तमाशा ही होती है राजमाता, ऐसे अवसरों पर आपको अपना अधिकार दिखाना चाहिए। तभी राजमाता सोचने लगता है, क्या मामला बस इतना ही है? क्या वो हताई गई रानी के बारे में अभी भी सोचता है? यही तो वो समय था जब सब कुछ बदला जा सकता था। तभी हमें वहाँ के बुजुर्ग सिपाहियों को दिखाया जाता है। वो लोग एक साथ खड़ा होकर कुछ बातें डिस्कस कर रहा था। एक सिपाही कहता है, सूर्य ग्रहण की जैसा एक पवित्र दिन पर शिकार करना, ये तो बहुत गलत किया उन्होंने। वो कहता है कि आज का दिन राज्य के हर एक लोगों के लिए एक पवित्र दिन है, फिर भी महाराज ने ऐसा किया। और दूसरा सिपाही कहता है, लगता है फिर किसी ने महाराज का दिल दुखा दिया है। और उसके बाद वो कहता है, आखिर वो क्या बात हो सकता है जो महाराज को परेशान कर सकता है। उसकी बात सुनकर एक दूसरा सिपाही कहता है, हद करते हो तुम भी, फिर से तुम सुबह तक पी रहे थे क्या? उसके बाद वो कहता है कि क्या सुबह हो गई है? मैं तो दरबार में खड़ा होने से पहले तक पी रहा था, पर यह मुख्य शाही सचिव कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। उसके बाद दूसरा सिपाही जवाब देते हुए कहता है कि वो सियोन के लिए निकल गई है। उसके बाद वो कहने लगता है, राज्य का हाल ठीक नहीं है। अभी वो दूसरा सिपाही कहता है कि राज्य का हाल तो पहले से ही ऐसा थी। उसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे नासन्या नाच नाच कर थक गई है। तभी वहाँ पर आगे खड़ा एक सिपाही कहता है,
ज्यादा शोर मत करो, सबको दिक्कत होता है। तभी वो पहले वाला सिपाही कहता है, शोर कौन मचा रहा है? और कहता है कि तुम्हें पता नहीं है कौन शोर मचा रहा है, चुप रहो। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें जंगल के अंदर महाराज को दिखाया जाता है। महाराज खाना खाते हुए कह रहा था, सूर्य आज बहुत ही चमक रहा है। सच में आज सूर्य ग्रहण ही है। वो वहाँ पर एक मंत्री से पूछता है, सिंहम के लिए मुख्य साहित्यों की गमसम गे कहा गया है? उसके बाद वो मंत्री कहता है, महाराज वो ग्योंगी ग्योम्योंग गया है। और उसके बाद महाराज सिपाहियों से कहने लगता है, मेरे बात ध्यान से सुनो, आज के शिकार के बाद हम लोग सीधा ग्योंगी ग्योम्योंग जाएंगे। और महाराज कहने लगता है, आज सबसे जो ज्यादा हिरन की शिकार करेगा उसको मैं एक खास इनाम दूंगा। उसके बाद वो मंत्री कहता है कि महाराज आप ये। महाराज कहने लगता है, तुम्हें भी सूर्य ग्रहण का टेंशन हो रहा है? और वो मंत्री कहता है, हाँ हो रहा है। तभी महाराज कहता है, सूर्य ग्रहण के दिन शिकार करना एक अलग ही आनंद है। और इसके साथ ही ये बात यहीं पर एंड होता है।